नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज बात आगामी समय में राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव की। इस उपचुनाव को लेकर राजस्थान में बड़ी इस वक्त दिलचस्प सी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों ही मुख्य दल और क्षेत्रीय दल भी प्रत्याशियों के चयन के मंथन में जुटे हुए हैं। प्रभारी तय हो चुके हैं, मीटिंग्स हो रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और इस तमाम कसरत के बीच दावेदारों की होड़ मचना भी शुरू हो गई है। इन दावेदारों की होड़ के बीच बीजेपी थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आ रही है कि बीजेपी का कई सीटों पर तो गेम भी बिगड़ता दिखाई दे रहा है। यह हम क्यों कह रहे हैं? हालांकि कई सीटों पर कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां हैं, लेकिन जो बीजेपी के भीतर अभी स्थिति बनी हुई है उसे देखकर लगता है कि कोई भी यह तय कर पाने में अभी समर्थ नहीं है या उस स्थिति में नहीं है कि वो ये बता पाए कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर किस तरह की एक रणनीति बनाई जा रही है, किस रणनीति पर, किस फॉर्मूले पर पार्टी के भीतर टिकट दिए जाएंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब से जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर बैठकों को लेकर कहा कि देखिए, बैठक तो होती रहती है, चाहे चुनाव हो या ना हो, लेकिन बैठक में उम्मीदवारों को लेकर कोई चर्चा हम नहीं करते। अब अगर कोई सवाल पूछे कि अगर प्रदेश अध्यक्ष उम्मीदवारों के चयन या यूं कहें कि दावेदारों की योग्यता को लेकर बैठक पे बातचीत नहीं करेगा तो फिर आखिरकार कौन करेगा और इसका फीडबैक जो है वो शीर्ष नेतृत्व तक कौन पहुंचाएगा? अब खैर, ये बात कहकर मदन राठौड़ साहब ने तो सवाल टाल दिया, लेकिन इससे साफ जाहिर हुआ कि मदन राठौड़ साहब भी अभी स्थिति में नहीं है कि वो बता पाए कि किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा और कहां से ये तमाम चीजें सेट होंगी। जरा वो हिस्सा इंटरव्यू का सुनिए जब मदन राठौड़ ने बात कही। बैठकें करते हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं, इलाके में विकास की बात क्या है वो भी सुनते हैं, समझते हैं। और अभी चूंकि यहाँ चुनाव है तो दोनों चुनावों की दृष्टि से भी हम समीक्षा तो करते ही हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते भी हैं। तो यही काम का, विकास का, यही उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा हम नहीं करते। तो देखा आपने किस तरीके से मदन राठौड़ साहब अभी थोड़े से असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अभी बैठकों में क्या बातचीत हो रही है उसको लेकर खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि शायद अभी फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ सीटों को लेकर चर्चा करते हैं। सीट, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें से एक सीट है झुंझुनू, जिसको लेकर खबर यह सामने आ रही है कि इस सीट पर लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा और शुभकरण चौधरी दोनों अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी से टिकट पाने की होड़ में शुभकरण चौधरी साहब लगे हुए हैं। हाल ही में लोकसभा का चुनाव वो हारे हैं। बृजेंद्र ओला कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। शुभकरण चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो उपचुनाव में विधानसभा उपचुनाव के लिए सीट पर टिकट की भरसक कोशिश कर रहे हैं। टिकट के जुगाड़ में राजेंद्र गुढ़ा भी लगे हैं और खबरें ये आ रही कि इस बार वो AIMIM पार्टी से टिकट लेकर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, या ये यूं कहें कि दोनों नेता बीजेपी और कांग्रेस के मुश्किल जो है वो खड़ी कर सकते हैं। एक तरफ देखिए, दोनों ही जाट नेता हैं और झुंझुनू सीट ओला परिवार की पारिवारिक सीट के तौर पर इसे जाना जाता है। लंबे समय से ओला परिवार ही इस सीट पर जीतता हुआ आ रहा है। कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है, लेकिन अगर इस सीट पर शुभकरण चौधरी और राजेंद्र गुढ़ा दोनों सामने आते हैं, शुभकरण चौधरी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो कांग्रेस की मुश्किल थोड़ा सा इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जाट फैक्टर यहां पर काम करेगा और राजेंद्र गुढ़ा अगर AIMIM से उन्हें टिकट मिलता है तो कांग्रेस का जो मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो वोट बैंक है वो भी थोड़ा एक तरीके से काटने में कामयाब राजेंद्र गुढ़ा हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ा सकती है और बीजेपी के लिए भी। देखिए, अगर राजेंद्र गुढ़ा भले इस मैदान में ना उतरे, लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा पिछली बार शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार वो अगर किसी इसी तरह की पार्टी से लेकर चुनाव लड़ते हैं, टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए भी एक तरीके से
वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। यानी अभी देखना होगा कि कौन किस पार्टी से टिकट लेकर आता है, या जिस कवायद में राजेंद्र गूढ़ा और शुभकरण चौधरी लगे हुए हैं टिकट पाने की, उसमें स्थितियां किस तरीके की बनती है और कौन सी पार्टी को एक तरीके से कहे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, सलूम्बर सीट पर देखिए, सलूम्बर सीट पर बीजेपी अभी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी कंफ्यूज है, क्योंकि अमृतलाल मीणा साहब का निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। हालांकि एक सिंपैथी फैक्टर सलूम्बर सीट पर बीजेपी को मिल सकता है, जिसमें अमृतलाल मीणा साहब के ही परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। उनकी बेटी हैं प्रियंका मीणा, अविनाश मीणा उनके बेटे हैं, और शांता देवी अमृतलाल मीणा साहब की पत्नी। इन तीनों में से किसी को टिकट देने पर बीजेपी विचार कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर कई नामों की चर्चा है। रघुवीर मीणा, बसंती देवी, रेशमा मीणा, ये तमाम नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से सलूम्बर सीट को लेकर चल रहे हैं। और सलूम्बर सीट पर भी जो फाइट है अभी वो काफी टक्कर की देखी जा सकती है, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर इन उपचुनावों में किस तरीके से काम करेगा, बीजेपी इस पर आश्वस्त इसलिए नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तो बीजेपी अभी इस चीज को आंकने में लगी है कि सलूम्बर सीट पर क्या वाकई सिंपैथी फैक्टर उस हद तक काम कर पाएगा जिसमें यह सीट जो गढ़ के तौर पर देखी जा रही थी, इस गढ़ को बीजेपी पार्टी जो है बचा पाए। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि किसी भी कीमत पर ये जो उपचुनाव है इसमें तमाम सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा जीत जो है वो दर्ज की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत जो है वो दर्ज की जाए। दौसा में भी देखिए, दौसा में भी कुछ कांग्रेस के लिए मुश्किल थोड़ी सी थी, क्योंकि मुरारीलाल मीणा, नरेश मीणा, जद्दोजहद चल रही है, कश्मकश चल रही है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा किस तरीके से कश्मकश और एक कन्फ्लिक्ट जो है वो दिखा था। बाद में पायलट के मान मनोवल के बाद पूरा मामला जो है वो संभल पाया था। अब मुरारीलाल मीणा ने तो कह दिया कि परिवार से कोई टिकट नहीं होगा उपचुनावों में, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा के लिए और बाकी जो दावेदार दौसा सीट को लेकर हैं, यहां पर उनके रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दौसा सीट पर कांग्रेस के लिए मुश्किल इसलिए है कि दावेदार कई हैं और इन कई दावेदारों के बीच जो एक अंदरूनी इंटरनल कन्फ्लिक्ट होगा, कांग्रेस पार्टी उससे कैसे निपटेगी, क्योंकि बीजेपी का भी यहां पर अच्छा खासा प्रभाव है। किरोड़ीलाल मीणा साहब अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर रखते हैं। तो ऐसे में पार्टी के तमाम नेताओं को एकजुट रहना बेहद जरूरी है। पिछली बार नरेश मीणा और मुरारीलाल मीणा को टिकट दिए जाने और उसके बाद नरेश मीणा की नाराजगी, निर्दलीय ताल ठोकने की जो बात सामने आई थी, उस पूरे मसले को जो है सचिन पायलट ने बखूबी टैकल कर लिया था। लेकिन अगर इस तरह की टसल अब उपचुनाव में भी होती है तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सीट मुश्किल में पड़ जाएगी। अब देखिए, नागौर से खबर आ रही, खींवसर में हरेंद्र मीणा साहब जो नागौर से विधायक हैं, उन्होंने खींवसर सीट पर दावा ठोक दिया कि तो परिवार की जो है सीट है और ये हक है। अब इसे देखकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किल इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि कांग्रेस इस बार भी गठबंधन की तरफ देख रही है। भले डोटासरा साहब कह रहे हैं कि भाई 7 की 7 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर गठबंधन के रास्ते या यूं कहें कि दरवाजे भले बंद दिख रहे हैं, खिड़कियां सबने खोल रखी हैं। अब खिड़कियां खुली हुई हैं, लेकिन क्या हरेंद्र मिर्धा के इस बयान के बाद हनुमान बेनीवाल प्रेशर में आएंगे या हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन आएगा? क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लोकसभा में साथ लड़ी, अगर उस तरह की स्थिति अब उपचुनावों में नहीं बनती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को इस बार मिल सकता है। कुल मिलाकर कई और सीटें भी हैं। देवली उनियारा सीट पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन बात जब अभी इन सीटों की हो रही है और उपचुनावों में टिकटों की दावेदारी, चयन की प्रक्रिया, फॉर्मूले की हो रही है, तो बीजेपी इसमें ज्यादा कंफ्यूज नजर आए। जैसे मैंने मदन राठौड़ साहब का जिक्र किया था, एक और मसला मैं आपको बताता हूं। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी साहब से भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने राजकुमार रात को 84, देखिए वहां के प्रभारी भी हैं वो 84 सीट के,
और राजकुमार रौत को लेकर बड़ा हमला बोला। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए राजकुमार रौत पर। सुनिए पहले बाबूलाल खराड़ी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद आपको बताता हूँ। 84 में जो चुनाव है, आप वहाँ के प्रभारी भी हैं, क्या स्थिति है 84 में वर्तमान? क्योंकि राजकुमार रौत लगातार 2 बार से विधायक रहे, 70,000 वोटों से जीते, दूसरा रिकॉर्ड तोड़ वोट राजस्थान में रहने वाले। देखिए वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने वोट परसेंट बढ़ाया था, एक लोगों को लगता था कि भाई नया लड़का है कुछ करेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ में जब उनका समझौता था और सरकार में भागीदार थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने धंधे किए वो किसी छिपे नहीं हैं। करोड़ रुपए कमा लिए, कौन से खेत में पैदा किए बता दे। 5 साल में इनका पूरा नक्शा बदल गया, हवा महल बना दिए, होटलें खरीद ली, ज़मीनें खरीद ली, माइंसें खरीद ली। मैं भी 4 बार का एमएलए हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, मैं तो नहीं खरीद सकता हूँ, तो ये कहाँ से आया? तो बाबूलाल खराड़ी साहब पूछ रहे हैं कि भाई 5 सालों में करोड़ों रुपए किस खेत से कमाए हैं राजकुमार रौत ने, ये होटल्स जो हैं और हवा महल जो हैं वो कहाँ से बनाए? इसका जवाब दे राजकुमार रौत। तो बड़े तल्ख आरोप जो है राजकुमार रौत पर लगा दिए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा 84 विधानसभा सीट की सियासत में लाकर खड़ा कर दिया है और इस पर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ बीते ही दिनों में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने राजकुमार रौत की तारीफ की थी, तो इधर कैबिनेट मंत्री इस तरह के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। यानी अभी यह तय नहीं हो पा रहा है पार्टी के भीतर कि वाकई उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया और इसका फॉर्मूला क्या होगा। कौन ये तय करेगा कि कौन उम्मीदवार का, किस उम्मीदवार का नाम फाइनल होना है। और इसीलिए ये कन्फ्यूजन बहुत है। इसीलिए मदन राठौर साहब बैठकों के बारे में कह रहे हैं कि अभी उम्मीदवारों को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब ये असमर्थता है या अभी अधिकार उम्मीदवारों की दावेदारी, उनके चयन प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का बयान देने का शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिला है। ऐसे में ये जो मंथन की टेंशन चल रही है उपचुनावों को लेकर, ये कब दूर होगी? इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।